अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान को इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। मुल्क में जारी सियासी बहरान ने अब सिक्योरिटी खदशात में बेपनाह इजाफा किया है। दुश्मन मुल्क में अमन अमान को तबाह करने के दरपे है और कलअदम TTP के भेस में वार पर वार कर रहा है। फौज, पुलिस और हसास इदारों के अहलकार निशाने पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद हो गए। मुस्तफ़ा कमाल बरकी पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के एक शानदार हीरो थे। उनकी कुर्बानी, उनकी जान की कुर्बानी यकीनन पूरी कौम सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आज ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी को रावलपिंडी में सुपर्द खाक किया गया और इस मौके पर कौमी यकजहती का एक लाजवाल नमूना सामने देखने में आया। इस मौके पर सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI के सरबरा इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री सिविल लीडरशिप इस मौके पर मौजूद थी। ये पिछले 3 महीने में ISI के एहलकारों पर दूसरा हमला था। गुज़िश्ता रोज़ ही KP के इलाके खोटी में दहशत गर्दों ने एक चेक पोस्ट पर हमला करके 3 जवानों को शहीद कर दिया था। इससे कबल 3 जनवरी को पंजाब के शहर खानेवाल में दहशत गर्दों ने फायरिंग करके ISI के डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को शहीद किया था, जिसके जवाब में 30 जनवरी को हसास इदारों ने कुरम एजेंसी में ऑपरेशन करके इस वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द उमर न्याजी को हलाक किया था। इसके अलावा पिछले माह 17 फरवरी को कराची पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए थे, जबकि 30 जनवरी को पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश हमले में 82 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। पिछले हफ्ते CTD सिंध ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड को जहन्नुम वासिल किया, जबकि CTD खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस लाइन में खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द के साथी को गिरफ्तार कर लिया है और बताया है कि हमले की मनसूबाबंदी करने वाले दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के शहर कंदूज में तरबियत हासिल की। पिछले साल मुल्क में 376 दहशतगर्द हमले हुए, जिसमें 975 जानें गईं। 2021 के मुकाबले में पिछले साल दहशतगर्द हमलों में 27% और उनमें जा बहाव होने वाली अफराद की तादाद में 25% इजाफा हुआ। हमलों में से सबसे ज़्यादा मुतासर खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, जहाँ इस साल अब तक 118 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। इस माह IG KP अख्तर हयात ने सूबे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफे का इतराफ़ किया और बताया कि पिछले साल दहशतगर्दों ने पुलिस पर 495 हमले किए, जिसमें पुलिस के 119 एहलकार शहीद हुए। इन हालात में मुल्क में जारी सियासी खिलाफशार यकीनी तौर पर दहशतगर्दों को मुल्क में अमन व अमान को तहस नहस करने का मज़ीद मौका दे रहा है। इस दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की कुर्बानियाँ और इस जारी जंग में अब तक की कामयाबियों और चैलेंजेस पर बात करेंगे। कराची में हमारे ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी साहब। सबसे पहले तो हमें बताइए, ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी, ये पाकिस्तानी कौम की जो जंग है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उसके यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े हीरो थे और फिर अब उन्होंने उसको साबित किया है जाम शहादत नोश करके। कुछ बताइए ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी के बारे में। कामरान साहब, मुस्तफ़ा कमाल बरकी एक बहुत ही ब्रिलियंट और करियर ऑफिसर थे। ये डायरेक्टर भी रहे मुख्तलिफ़ जगह पर और इस वक्त कमांडर CI तैनात थे और इन्होंने अफ़गानिस्तान में जो कि रजीम चेंज हुआ था उसमें इनकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र थी, इंसाइक्लोपीडिया थे। इसके साथ साथ एक काउंटर टेररिज्म का इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और जो APS अटैक था, APS अटैक के मुलज़मान को भी कैफ़र किरदार तक पहुँचाने में इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल था। अपने जो हल्के ISI में ये बहुत ही सीजनड ऑफिसर पहचाने जाते थे और इनके जो ट्रेंड ऑफिसर हैं उन्होंने भी बहुत कारनामे सर अंजाम दिए। गुज़िश्ता रोज़ जब इनको टारगेट किया गया तो ये एक घात लगा के इनको टारगेट किया गया और ये उसी तरह की कार्रवाई थी जिस तरह मुल्तान में जो डायरेक्टर CT थे उनको टारगेट किया गया था और वो भी बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर थे ISI के काउंटर टेररिज्म यूनिट के। उनको पंजाबी तालिबान ने टारगेट किया था। जो गुज़िश्ता रोज़ इनको अंगूर अड्डा के करीब टारगेट किया गया तो ये उसी तरह की घात लगा के एक कार्रवाई की गई थी कि दहशतगर्दों को मालूम था कि वहाँ पे आ रहे हैं और उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह जिस तरह वहाँ पे डायरेक्टर CT ISI को मुल्तान में शहीद किया गया था, उनके साथ एक इंस्पेक्टर को शहीद किया गया। तो ये एक मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अगर KP का सिर्फ जायज़ा लिया जाए तो KP के जो हालात हैं
सदरन केपी जिसमें डीआई खान है, टांक है, वहाँ पे हालात पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे जब से मुल्क में अमन कायम हुआ था, लेकिन उसके बाद जब से जिन दहशतगर्दों की सज़ाएँ माफ़ की गई वो जब से वापस आकर वहाँ पर बसना शुरू हुए तो हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए। और ये अगर मामला देखा जाए तो ये स्टार्ट हुआ था एक्सटॉर्शन से, और इस वक्त जो मेरे ज़राए हैं वो बताते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 1 अरब रुपए एक्सटॉर्शन वसूल किया जा रहा है। और ये 1 अरब रुपए एक्सटॉर्शन जो है कलदम तंजीमें वसूल कर रही हैं, और जिस तंजीम को एक मोहतात अंदाज़, ये मैं आपको कमरान साहब एक बार फिर बता रहा हूँ कि एक मोहतात अंदाज़ा है जिसके मुताबिक 1 अरब रुपए वो सिर्फ भत्ते की मद में वसूल कर रहे हैं, और ये भत्ता बहुत सी अहम शख्सियात से भी लिया जा रहा है। तो जब एक ऐसी कलदम तंजीम को या कलदम तंजीमों को इतने पैसे मिल रहे होंगे तो ज़ाहिर है उनके पास टारगेट करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये बताइए कि अभी जो पिछले दिनों में जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, कराची का वाक़या है, पेशावर में पुलिस लाइंस पर हमला है, या आईएसआई के 2 बड़े नामवर अहलकारों पर हमले हुए हैं, उनकी शहादतें हुई हैं, इसके अलावा और पुलिस पे मुसलसल ये वाक़यात हो रहे हैं, जो हमारा काउंटर टेररिज्म का जो तमाम इदारे हैं, फ़ौज के, फिर इंटेलिजेंस के, फिर पुलिस के, जवाबी कार्रवाइयाँ भी तो माशाल्लाह खूब हो रही हैं, और इनका कलाकुमा भी मुसलसल हो रहा है, और बड़ी कामयाबियाँ हुई हैं इन तमाम बड़े मामलात में। कामरान साहब बिल्कुल जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसी तरह जिस तरह एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने की वाली है, वो ये कि जब ज़रब-ए-अज़्ज़ शुरू हुआ था और उसके बाद से प्रोएक्टिवनेस थी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, हसास इदारे थे, कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, वो प्रोएक्टिव थे, वो किसी एक्शन का रिएक्शन नहीं देते थे, बल्कि वो एग्रेसिव जाते थे और उसको काउंटर करते थे। माजी में जब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के चंद साल बेहतर गुजरे हैं कि दहशतगर्दी नहीं हुई थी, तो उसके बाद से ऐसा लगा कि शायद हमारी तवज्जो उस तरफ वहाँ पे नहीं है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हों, या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों। अब जब एक बार फिर ये शुरू हुआ है, ये मामला जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, या कराची में हो रहा है, या पंजाब में हो रहा है, या बलूचिस्तान में हो रहा है, तो एक बार फिर अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो काउंटर टेररिज्म के इदारे हैं, जैसे CTD है, अब अगर सिर्फ CTD KP की बात कर ली जाए तो CTD KP को इतना वसाइल दिए गए, लेकिन वो शायद सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि CTD KP वाहिद एक ऐसी CTD है जहाँ पे PhD लोग भर्ती किए गए थे। लेकिन ज़ाहिर है अब जो वहाँ पे जो बनू का अटैक हुआ, तो बनू में जो जिस तरह एहलकारों को अगवा किया गया, और फिर उसके बाद एक पूरा ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पे उनका किलाकमा किया गया, या पेशावर में होने वाले अटैक्स के बाद देखा जाए तो इसी तरह पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, ये कराची की अगर बात कर ली जाए, KPO अटैक की बात कर ली जाए, तो KPO की जो रैकी हुई थी वो तकरीबन 8 माह कबल हुई थी। उसके बाद इन दहशतगर्दों का किलाकमा ज़रूर किया गया, लेकिन अभी भी इस पर काम जारी है। ये तो वो टेररिज्म है जो कि TTP कर रही है, और TTP से जो मुल्हक ग्रुप्स हैं, बाज़ इत्तलात के मुताबिक इनमें आपस में भी दरारें पड़ गई हैं, और उस दरार की वजह मौलाना नूर वली का जो इख्तलाफ है वो बताया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तला हाशमी हमारे साथ थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद हम तनाज़ा सा एक खड़ा हो गया है, वो ये है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि मोटरसाइकिल सवार छोटी गाड़ी वालों को उनके पेट्रोल पर 100 रुपये फ़ी लीटर उन पर कमी कर दी जाए, और ये वसूल की जाए अमीरों से, जिनमें से छोटी गाड़ी वाले भी हैं, जिसमें 1000 cc गाड़ी वाले भी हैं, पुरानी गाड़ी वाले भी हैं। और दूसरी जानिब एक ये मसला है, और दूसरा मसला ये है कि IMF को इस पर शदीद एतराज़ है, तिलमिला उठा है IMF इस पूरी सूरत हाल पे। इस पूरे मकबसे का जायज़ा लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। शहबाज हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन मौखर कराने का मामला पार्लियामेंट में ले आई है, जिसका एक मुश्तरका इजलास आज तलब किया गया था। यानी शहबाज हुकूमत 30 अप्रैल को पंजाब और 28 मई को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद की फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हालांकि आज ही एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुतनब्बे किया कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि साफ शफाफ इंतखाबात हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को भी आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं, जिनका मकसद साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। हैरानकुन बात यह है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने की आइनी पाबंदी की यकीनी तौर पर इस वक्त लावर्जी नज़र आ रही है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मौजूद हैं, मगर इसकी मुमकिन खिलाफ वर्जी की एक पूरी सूरत हाल बन रही है। और आज इसमें इसका इंतखाब किया गया और इसका मौजूद सामने आया पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में।
मुश्तरका इजलास 2 घंटे से ताख़ीर से शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो इस इजलास में शरीक नहीं थे, जबकि PTI के सेनेटर्स ने इजलास का बॉयकॉट किया। अगरचे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के एजेंडे में दहशतगर्दी और अमन अमान, माशी पॉलिसी, कौमी इदारों का एहतराम, CPEC, मौसमियाती तब्दीली, खारजा पॉलिसी के अमूर पर बहस शामिल थी। लेकिन ऐवान में सबसे पहले इज़हार ख्याल करने वाले वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह का तकरीर का मौजूद सियासत और सिर्फ सियासत, इमरान खान और PTI थी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अल्तवा पर हुकूमती मौक़िफ़, जबकि ये मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के एजेंडे का हिस्सा भी नहीं बताया गया था। राना सलाउल्लाह ने चीफ जस्टिस उमर रज़ा बदियाल की जानिब से मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन के इनेकाद का हवाला देते हुए कहा कि इलेक्शन में 90 दिन से ज़्यादा की ताख़ीर या तमाम असम्बलीज़ के एक साथ इलेक्शन होना भी तो कोई अनहोनी बात नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन इलेक्शन में ताख़ीर पर आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने दो टोक बयान दिया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में एतजाज़ अहसन का कहना था कि इलेक्शन हाल में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक होंगे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हुकूमत को अदालती हुक्म के तहत इलेक्शन के लिए फ़ौज, रेंजर्स और रकम देनी पड़ेगी। इस मौजू पर बात करते हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फरीक है, उसके सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक करारदाद के ज़रिए कहे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए, वफाकी काबीना उसके हवाले से एक फ़ैसला ले और उसको मुस्तहर किया जाए, तो फिर क्या आपके ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक कन्विंसिंग सिचुएशन होगी कि वो सोचे कि अपने हुक्म पर नज़रसानी करे? कमरान भाई, ये पार्लियामान के पास ये इख्तियार है ही नहीं। कोई करारदाद पास करने से कोई उसका आईनी कानूनी वज़न है ही नहीं। रद्दी की टोकरी के अंदर वो फेंक दी जाएगी करारदाद। ये सिर्फ उस वक़्त मुमकिन हो सकता हो कि इनके पास 2/3 अक्सरियत के वोट मौजूद होते हैं, जो इनके पास नहीं है, और वो आइन में तब्दीली कर सकते। वो आइन में तब्दीली कर नहीं सकते, तो जितनी मर्जी पार्लियामान में करारदादें पास कर लें, जितनी मर्जी तकरीर कर लें, आइन जो है वो फिर भी वही आइन रहेगा। और आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुका है, फ़ैसला वाज़े दे चुके हैं, 2 टोक फ़ैसला दिया जा चुका है, और उसके ऊपर जैसे एतजाज़ अहसन कह रहे थे, अमल दरामद करना पड़ेगा, और जो भी उस पर अमल दरामद नहीं करेगा वो सीधा सीधा आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा। ये फरमाइएगा कि क्या काउंटर स्ट्रेटजी है PTI की? हुकूमत ने वाज़े कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं करवाएगी, वो मुआवनत नहीं करेगी। हुकूमत की तमाम वजारतों ने कह दिया, अब ये पार्लियामेंट पे चला गया, ये काबीना के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी अब जाहिर है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कोई रस्मी ऐलान की भी ज़रूरत है या नहीं। लेकिन आपकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? क्या जाहिर है कि कानूनी, आइनी, अदालती ही कोई होगी, मगर वो हमें नज़र नहीं आ रही। सिर्फ हमें ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की क्या कैफियत होगी, उसकी खिलाफ वर्जी की क्या कैफियत होगी, या कोई इस पे तौहीन अदालत की क्या कैफियत होगी, वो हमें कहीं पे उफ़क़ पे उस हवाले से कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मैं उसका बता देता हूँ आपको। 2 मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। एक पंजाब असम्बली के इलेक्शन की मुख्तलिफ सूरत हाल है, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन की मुख्तलिफ सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के लिए जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो ये फ़ैसला किया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी, कि उन्होंने तारीख देनी है। उन्होंने तारीख देने से इनकार कर दिया, और इसलिए कल ही हमारी तौहीन अदालत की पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की जा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करेगा, और उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फ़ैसला क्या करना है। अब सिर्फ फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के पास ये होगा कि वो तारीख देने के लिए अगर गवर्नर नहीं दे रहे तो वो किन को कहते हैं तारीख देने के लिए? वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं, वो सदर को कहते हैं, कहते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा। पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तारीख का ऐलान हो चुका है। उस तारीख के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। उस शेड्यूल के मुताबिक काम होना शुरू हो गया। कागजात नामजदगी जमा कराए गए, स्क्रूटनी हो गई, स्क्रूटनी के प्रोसेस में सवाल व जवाब हो गए, और आज जो है स्क्रूटनी के बाद लोगों के कागजात कल से पास भी होना शुरू हो गए। और हमारे कई जो बड़े नाम हैं उनके साथ मैंने ज़ाती तौर पे आज रब्ता किया, और सबके तकरीबन जो है वो कागजात नामजदगी जो है स्क्रूटनी पास कर चुके हैं। तो यहाँ तो इलेक्शन कमीशन एक अमल से गुजर रहा है। राना सनाउल्लाह का काम जो है वो तो ये है ही नहीं फैसला करना कि इलेक्शन कराना या नहीं कराना।
ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है और वो अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करता चला जा रहा है। तो इसलिए मैं तो एतजाज़ अहसन साहब के साथ इत्तफाक करता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जहाँ इलेक्शन कमीशन के काम करने में हुकूमत जो है वो उसके आड़े आ रही है, तो फिर जाहिर है हम फिर दोबारा अदालत का रुख करेंगे। हम कोई जत्था तो है नहीं को जो जाके हमले कर देंगे कहीं। ये फरमाइए कि जब हर चीज़ मामूल के मुताबिक फ़िलहाल है इलेक्शन के हवाले से, और ये तो मेक और ब्रेक इलेक्शन है पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से अगर हो जाए, कैंपेन वगैरह कहाँ है इस वक्त पीटीआई की? वो हम उस तरह की कैंपेन नहीं देख रहे जो कि तकाजा है इस किस्म की इलेक्शंस का। जी, उसमें तकरीबन आप समझ लें कि एक हफ़्ते की ताख़ीर ज़रूर हुई है और वो जो मामला थे यहाँ ज़मान पाक के उसकी वजह से ताख़ीर हुई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख की रात और 26 की सुबह के दरमियान जो वक्त है, तरावी के बाद और सहरी के दरमियान इस इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया जा रहा है। इमरान खान साहब ख़ुद मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, वहाँ से जलसा करेंगे और वो इब्तदा होगी हमारी इलेक्शन कैंपेन की। उसी के साथ जो है उसके फ़ौरी बाद जो है वो टिकट एलोकेशन हम शुरू कर देंगे। कानूनी तौर पर तो अभी हमारे पास 13 दिन मौजूद हैं टिकट्स देने के लिए, लेकिन उससे पहले ही अगले हफ्ते जो टिकट एलोकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जैसे ही उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि हलकों के अंदर गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। हमारे जब कैंडिडेट्स के पास टिकट आएंगे तो ज़ाहिर है दूसरी जमातों के कैंडिडेट जो हैं वो भी कहेंगे, अपनी जमातों से मुतालबा करेंगे कि भाई हमें भी टिकट दें, हम भी उतरे मैदान के अंदर मुकाबला शुरू करें। तो ये फरमाइए कि इस वक्त खान साहब की क्या पोजीशन है? एक तो उनके कितने मुकदमात हैं? देखें, इसकी भी एक बड़ी एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि हुकूमत कुछ कह रही है और आप लोगों की कुछ और नंबर्स हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये कोई एक ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कोई अंदाज़ा लगाया जाए। ये तो एक एक डॉक्यूमेंट होती है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी FIRs रजिस्टर्ड हुई है, FIA में कितनी इंक्वायरीज रजिस्टर हुई है जो उनको नोटिफाई की गई है, नैब में, एंटी करप्शन में या किसी और इदारे में। कुल मिला के कितने मामलात हैं असद भाई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़? देखें, हमने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी अपील दायर की थी, हमने ये पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पटिशन दायर की है और बलूचिस्तान के अंदर भी जज साहब ने आज यही हुक्म दिया है। हो ये रहा है कामरान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसूलन एक सिविलाइज माशरे के अंदर तो इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए। FIR कटेगी सबको पता चल जाएगा जी FIR कट गई है आपके नाम की। यहाँ पर हो ये रहा है कि FIRs होल्ड की जा रही हैं और ख़बर ये आ रही है कि जी फलाने थाने के अंदर सील्ड FIR रखी हुई है। जिस तरीके से एक बाद में मंजर आम पर आई एक FIR 3 दिन पहले हमें उसका पता चल गया था और उसके अंदर नाम कौन से हमें वो भी पता चल गया था। 3 दिन के बाद जो है वो मंजर आम पे आ गई FIR और उसके अंदर नाम आ गए, लेकिन पुलिस नहीं मान रही थी कि वो FIR मौजूद है। इसलिए अदालतों के ज़रिए इस वक्त हमने ये हुक्म दिलवाया है और आज जो है वो पंजाब के अंदर जुज़वी हमारे पर तफसील आई है। अभी भी 2 इदारे हैं जिन्होंने अपनी तफसील नहीं दी है और वो अब जो है जुमे तक उसकी तफसील फराहम करेंगे कि कौन कौन सी। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर जज साहब ने कल ये ऑर्डर जारी किया था, आज तो तहरीरी ऑर्डर आ गया और जुमे को वहाँ पे भी इस्लामाबाद के IG को भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के लीडर्स और वर्कर्स के बारे में के ख़िलाफ़ जो FIRs कटी हुई हैं उन सबको डिस्क्लोज़ किया जाए। तो ये वजह है जिसकी वजह से आपको ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत के अदाद शुमार जो हैं वो हम क्यों उनके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। ये बताएं कि बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं PTI और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। आज को एक डॉक्यूमेंट भी आया है कि आप लोगों ने US में लॉबिस्ट हायर किए हैं जो कि आपका नुक्ता नज़र जो है वो अमरीकी कानून साज़ों को और जो वहाँ के हाउस या सेनेट को या जो मुक़्तदर हल्के वहाँ तक पहुँचाएँ। क्या ऐसा अमल हुआ है? जी, ये देखिए अमेरिका में सियासत का जो तरीक़ेकार होता है वो तकरीबन तमाम जो ममालिक हैं वहाँ पर ममालिक जो हैं वो भी लॉबीस्ट इस्तेमाल करते हैं और अपना जो पैगाम है वो अमेरिका के फ़ैसला साज जो हैं उन तक पहुंचाने के लिए, उनके मीडिया में पहुंचाने के लिए, उनकी हुकूमत जैसे कांग्रेस या सेनेट है उसके अंदर या हुकूमती जो अशख़ास हैं उन तक पहुंचाने के लिए। और इसी तरीके से सियासी पार्टियां भी करती हैं। हमारी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां यही काम करती रही हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई थी और अजीब व गरीब दावे किए गए थे इमरान खान के बारे में और तहरीक इंसाफ के बारे में, तो हमारे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है
कि जो अमेरिका के फैसला साज हैं उनको हकीकत पता होनी चाहिए कि क्या तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है और क्या नहीं है अमेरिका के बारे में। उसमें कोई भी बात वहाँ पर वो नहीं की जा रही जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ना करते हो। जो पैगाम हम यहाँ पे देते हैं यही पैगाम वहाँ पर पहुँचा। अच्छा भाई ये बताएं कि ये नुक्ता नज़र एक्सप्लेन करने की और उसको फर्दर एलेबरेट करने की या नुक्ता नज़र बयान करने की ज़्यादा ज़रूरत है और इंटेंस ज़रूरत इसलिए पड़ी ना कि साइफर को लेके खान साहब ने कुछ ज़्यादा ही उसके साथ सियासत की और उसका बेजा इस्तेमाल किया उस पूरे इस मामले का और बिला वजह उस बतंगड़ बना उस पूरी बात का और फिर अब ज़ाहिर ज़रूरत पड़ रही है पीटीआई को कि एक्सप्लेन करे उसको। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कामरान भाई, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमारा नुक्ता नज़र था, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कहीं से कोई खबर मिलती है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हम अब जो वहाँ पर बात कर रहे हैं क्या उसमें और जो पाकिस्तान में बात की जाती है उसमें कोई भी आपको तजाद नज़र आता है या नहीं नज़र आता। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी एक नुक्ता नज़र है, एक अहम पार्टी, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है और फैसला ये किया गया कि हमारा जो नुक्ता नज़र है वो भरपूर तरीके से वहाँ पे के फैसला साजों तक पहुँचाया जाए। और ख़ास तौर पे जो इसकी जो आप पूछ रहे हैं ना कि शिद्दत क्यों ज़रूरत महसूस हुई, जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तहरीक इंसाफ के लीडर्स, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है, हज़ारों पर्चे कटे में इस वक्त सिर्फ कामरान भाई इस्लामाबाद के मेरे जो वर्कर्स हैं 300 से ज़्यादा वर्कर गिरफ्तार है इस वक्त इस्लामाबाद के तरीके इंसाफ का, निहत्त शरीफ शहरी। तो इन हालात को देखते हुए, इस सूरत हाल को देखते हुए जहां पाकिस्तान का आइन खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, हमारे ख्याल में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए कि हम अपना पैगाम जो है वो दुनिया में हर तक पहुँचाएँ। सर ये बताएं कि अभी आप इस्लामाबाद में अच्छा ये बताएं कि पैगाम किस हद तक पहुंच रहा है यूएस लॉ मेकर्स के अंदर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर और दूसरी जो मुक़्तदर हल्के हैं यूएस के अंदर, वहाँ तक ये अब तक की जो इंटरेक्शन है, फीडबैक क्या है आपका? देखिए अभी आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से अब अमेरिका से भी बयानात आने शुरू हो गए हैं। उनके इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ से उनकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं जिसमें जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त जबर किया जा रहा है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान की जमहूरियत को जो ख़तरा है उसके ऊपर इजहार राय हो रहा है। तो ज़ाहिर है ये पैगाम पहुंचना शुरू हुआ है और वो अब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है कि अगर इस खित्ते में जो एक इंतहाई दुनिया का हसास खित्ता है वहाँ पर अगर आइन और जमहूरी जो तरीक़ेकार है अगर उसको ख़तरा पैदा होता है तो वो सिर्फ फिर पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो मसला जो है वो दूसरों के लिए भी तशवीश का बाइस बन सकता है। असल में पीटीआई लीडरशिप के साथ आप एक दो दिन पहले ब्रेकफास्ट मीटिंग की आपने डिप्लोमेटिक कोर के साथ, एम्बेसडर्स वगैरह के साथ इस्लामाबाद में, वहाँ क्या रिस्पांस था? जनरली आपने तो अपना बयान पेश किया होगा लेकिन वो भी तो कुछ जानना चाहते हैं आप लोगों से। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, डिप्लोमेटिक कोर जो है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो उसकी क्या सवालात हैं? जी वो ज़ाहिर है सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इलेक्शन के बारे में उनके बड़े सवालात थे। जो बातें उनको बताई गई थी कि जो कानून में क्या इजाज़त है और नहीं हो तो 1 साल आगे इलेक्शन हो सकता है, तो उसकी हमने वजाहत की कि पहली बात तो उसकी कोई वजूद मौजूद नहीं है और अगर कोई ऐसा फ़ैसला किया जाता है तो वो फैसला जो है वो कोर्ट के अंदर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये सब बातें तो हैं जनरल इलेक्शन की, जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन का वक्त आएगा। सूबाई इलेक्शन से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे चुका है, इलेक्शन का शेड्यूल पंजाब का अनाउंस हो चुका है, तो ये कोई भी बात इसके ऊपर अप्लाई नहीं करती है। और अगर यहाँ से अगर आप निकलते हैं तो सीधी सीधी आइन के साथ खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान के अंदर आइन का दारोमदार, इसका मतलब जो एक आइनी जमहूरियत पाकिस्तान में चल रही है वो आप इफेक्टिवली आप कह रहे हैं कि ख़त्म हो चुकी है, मुअत्तल हो चुकी है। ये बात उनको समझ में आ गई। दूसरी जो बहुत सारे उनके सवालात थे कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हो रहे हैं उस पर हमारा नुक्ता नज़र क्या है और उसको भी हमने भरपूर तरीके से बताया। आखिर में जिस वक्त वो मुझे और शाह महमूद कुरैशी साहब को सी ऑफ कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इस इज़हार हमदर्दी के साथ सी ऑफ किया कि उम्मीद है कि आप जेल नहीं जा रहे। अच्छा, एक सवाल जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का सवाल है कि क्या कोई कहीं रमक है, कोई किरण है कि बातचीत से मसले का हल निकले?
आपकी और जो PDM ज़ाहिर है कि सारी अपोजिशन, जो आपकी अपोजिशन है वो सारी इकट्ठी है, ये 12-13 जमातों की हुकूमत है और हैं दूसरे फरीक है, मुक़्तदर हल्के है, कोई बातचीत, कोई ऐसी चीज़ जो आप पाकिस्तानियों को दे सकें तोहफे के तौर पे, जिससे कि उनको कोई ठंडी सांस लेना मिल जाए कि शायद हम मुज़ाकराती कोई हल ढूंढ रहे हैं, कोई है ऐसी उम्मीद, कोई किरण, कोई रमक जो आपको नज़र आ रही हो? कामरान भाई, मैं तो अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछे ना, मैं तो बिल्कुल शशदर हूं कि इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान के अंदर, मैं बार बार बोलता हूं, आज भी मैंने ट्वीट किया था कि 1971 के बाद से इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान के सामने नहीं आया। जब मैं सियासी, समाजी, माशी बहरान को जोड़ कर देखता हूं और किसी तरफ से कोई आपको पेशरफ नजर आई कि किसी ने कोशिश की हो। मैंने तो आज ट्वीट किया जी, मैंने तो पब्लिकली आज सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब से मुतालबा किया है कि आप रियासत के सरबराह हैं और जो इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान में पैदा हुआ है, तो आप जो है रियासती इदारों से भी राब्ता करें, सियासी पार्टियों से भी राब्ता करें और कोई रास्ता निकालने का तरीका निकालें। मेरे ख्याल में जो भी हम सब लोग मौजूद हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अपनी ज़ाती, इनफरादी और जमाती जो हमारी वाबस्तगी है, हमारे जो इंटरेस्ट है, उससे बालातर होके इतना बड़ा ख़तरा जो पाकिस्तान के लिए पैदा हो गया है, उसके लिए हम खुले जहन के साथ सोचने को तैयार हों और हल निकालने के लिए तैयार हों। तो आप ही के ज़रिए, मेरे पास खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन आपके ज़रिए मैं अपील ये ज़रूर करना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के फ़ैसला साजी के ओहदों पर बैठे हुए हैं या सियासी लीडरान हैं, वो सब जो है इस सोच के साथ मैदान में आएँ कि पाकिस्तान को इस तबाही से, जो बदकिस्मती से नज़र आ रही है कि खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तबाही की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, उससे बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के उसके बाद हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब सेनेटर वसीम सज्जाद। हम इस पूरे मामले में आईनी और कानूनी राय उनसे लेंगे छोटे से वक्त के बाद। इलेक्शन इनेकाद यानी पंजाब KP का इलेक्शन का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक ना हो, इसके लिए हुकूमत पुरअज़्म है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इसी मौजू पर बहस कर रहा है और एक आम ख्याल यही है और बिल्कुल इस बात का यकीन है कि बहुत जल्द पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक करारदाद के ज़रिए इन इलेक्शन के इनेकाद को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इनेकाद को या 90 दिन के अंदर इलेक्शन के इनेकाद को रद्द कर देगा। और इस बात का भी इम्कान है कि वफाकी काबीना भी इस मामले में, इस पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास के हवाले से जो करारदाद आएगी, काबीना पूरी भी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। इससे पहले हुकूमत ने इस बात में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो इलेक्शन कमीशन को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को बता दे कि वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है और उसके तमाम मुतल्लिक़ा इदारे, वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में आगाह भी कर दिया है। बहरहाल ये पूरी सूरत हाल है। दूसरी जानिब KP के गवर्नर हैं जिन्होंने कि इलेक्शन की तारीख देने से भी इनकार कर दिया, गो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया था। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या रद्दअमल होता है। पहले ही गवर्नर KP के गुलाम अली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल हो चुकी है। बहरहाल इस पूरे मामले का क्लाइमेक्स आएगा जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए पहुँचेगा और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरफ आगे बढ़ता है। इसकी मज़ीद आइनी और कानूनी तशरीह हासिल करते हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान साबिक़ सदर पाकिस्तान, साबिक़ चेयरमैन सेनेट मोहतरम सेनेटर वसीम सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपसे इस मौजू पर पहले भी बात हुई है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास है और ख्याल यही है कि एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कि जितनी भी पार्लियामेंट है उसका मुश्तरका इजलास है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर PTI शरीक नहीं है और बहुत इसमें दूसरे भी मसाइल हैं, कि ये एक करारदाद के ज़रिए जो है वो कहेगा कि इलेक्शन का इनेकाद नहीं होना चाहिए और इसके लिए एक बाकायदा बहस होगी और फिर ख्याल ये है कि काबीना भी इसको कह देगी और वजारतें भी कह चुकी हैं। दूसरी जानिब आइन का हुक्म कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह हुक्म। क्या अब आपको ये आगे किस तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है ये पूरी सूरत हाल? जहाँ तक जी आइन का ताल्लुक़ है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जब भी एक असेंबली की तहलील होती है तो फिर 90 दिन के अंदर उसका इंतखाब करना होता है। इस दौरान एक
अबूरी हुकूमत, केयर टेकर हुकूमत आ जाती है जो मुंतखब नहीं होती और उसके भी बड़े महदूद इख्तियारात होते हैं। उसको ज़्यादा लंबा करना भी मेरे ख्याल में आइन की रूह और मुल्क के मफाद में नहीं होगा, क्योंकि गैर मुंतखब जो काबीना होती है वो ज़्यादा जो अहम फ़ैसले होते हैं, जो मुल्क पे असरअंदाज होते हैं, वो फ़ैसले नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ये सूरत हाल सामने आ रही है कि हुकूमत और हो सकता है पार्लियामेंट, गवर्नर सरहद सब कह रहे हैं कि जी अभी इलेक्शन ना हो और पार्लियामेंट की करारदाद भी होगी। और इस तरह जो मुख्तलिफ इदारे हैं और ख़ुसूसन मेरे ख़्याल में जो इलेक्शन कमीशन को मुश्किलात आएंगी वो वहाँ पे आएंगी जहाँ पे हुकूमत उनको फंड्स नहीं देगी, या उनको जो अमला होता है जो हज़ारों की तादाद में चाहिए होते हैं वो अमला इनको सूबाई हुकूमतों से लेना पड़ता है, वो अमला नहीं देंगे, जुडिशरी से अमला नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला बन जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि एक तरफ तो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर कराने हैं, दूसरी तरफ उनके रास्ते में मुश्किलात हायल हैं, वो क्या करे। तो ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ इस पर फैसला करेगा बल्कि इसको आगे बढ़ाने में, मसलन अगर फंड्स नहीं हैं उसके बारे में अहकामात जारी कर सकता है, अमले के बारे में अहकामात जारी कर सकता है। तो ये सारी जो मेरा ख्याल में जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट की गोद में आ जाएगा। तो वसीम शुजा साहब ये बताइए कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे खदशा ये है कि ये इसका मतलब ये कि अब आइंदा हमेशा ये हुकूमतों की सवाबदीद होगी, उनके ख्याल पर मुनसर होगा कि इलेक्शन कब होने हैं। जब हम ये बात तय ही कर दें कि असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन नहीं हो सकते और वो किसी भी बिना पर उनका इनेकाद मुमकिन नहीं है जो हुकूमत की तशरीह के मुताबिक, तो आइंदा तो फिर ये कोई भी इलेक्शन अपने वक्त पे हो ये तो बड़ी बात होगी, क्योंकि जो हुकूमतों का अतवार हैं, जो तरीक़ेकार होते हैं, मतलब ये कि उनकी मर्जी है कि जिस वक्त भी, क्योंकि आप एक्सक्यूज़ तो पाकिस्तान में हमेशा ही निकाल सकते हैं, अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आ जाए कि कभी नहीं निकाल सकते हो, तो लेकिन ये तो एक अजीब रविश नहीं हो जाएगी। ये आप सही कह रहे हैं जी। अगर ये बात मान ली जाए कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इलेक्शन का वक्त का तयन करेगी तो न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल में बट आइंदा के लिए भी एक नज़ीर बन जाएगी जो कि आइन की रूह और उसकी जो असल मकसद है उसके ख़िलाफ़ होगी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए वो जो फैसला करेगी वो इसका भी सामने रखेंगे कि जी आइंदा के लिए नज़ीर बनेगी, इसका क्या नताइज होंगे, इसके जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं कि भी अगर सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं, सेंटर में नहीं होते, उसका असर पड़ेगा। जो हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है सेंटर में, तो अगर सूबों में एक हुकूमत रहती है, सेंटर में इलेक्शन होते हैं, उसका असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए और उसका कोई कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि अगर एक असेंबली की तहलील हो जाती है तो सारों को इलेक्शन इकट्ठा किया जाए, क्योंकि किसी असेंबली की तहलील किसी भी वक्त कई वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे हो सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीका होता है, दूसरा ये है कि उसकी अपनी पार्टी के अंदर एक दबाव बढ़ जाए कि जी आप इलेक्शन करवाएं। तो ये पार्लिमानी जो सिस्टम है इसमें वज़ीर आज़म को बगैर किसी कंडीशन गोया के तस्हीह कीजिएगा वसीम साहब, गोया के इसके साथ ही पाकिस्तान में ये अब नामुमकिन होगा या ये समझिए कि ये अब इसका कोई तसव्वुर नहीं होगा कि आप असम्बली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और किसी असम्बली को घर भेज दे किसी भी वजह से, या चीफ मिनिस्टर जो उसका इख्तियार है वो असम्बली को डिसॉल्व कर दे, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन तो वही 5 साल बाद होंगे। ये हम आज मुनव्वजा तरीका हम बना देंगे आज के बाद से, और फिर हमें आइन में भी लिखना पड़ेगा ना कि चाहे तहलील हो जाए, चाहे वो असम्बली ना रहे, लेकिन इलेक्शन 5 साल बाद ही होंगे। तो इसके साथ तो हमें ये भी आईनी तरमीम भी करनी पड़ेगी। देखें जी, अगर तो आइन में तरमीम कर दी जाती है आइंदा के लिए, वो तो आइंदा के लिए होगी ना जो भी तरमीम की जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमारे पार्लिमानी जो असूल हैं, इंग्लिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, ये उसके मुताबिक है। ये एक बुनियादी हक है चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का कि वो जिस वक्त चाहें तहलील कर सकते हैं, और ये हक की देने की वजूहात भी होती हैं। इसका एक मकसद होता है
और वो मकसद ये होता है कि वो अपनी पार्टी में डिसिप्लिन कायम कर सकते हैं। हुकूमत अगर कमज़ोर है, वो समझते हैं कि अवाम के पास जाऊं तो वो जा सकते हैं। कोई बड़ा मसला है, मसलन कोई सवाल ऐसा है बहुत अहम है जो जिस पे वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि मैं कौम को एतमाद में लूँ, उनके एतमाद हासिल करूँ, उस वक्त वो डिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो कई ऐसी वजूहत होती हैं। तो लिहाजा जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो इसकी गुंजाइश नहीं कि आप एक असेंबली की तहलील करें तो सारों की इलेक्शन हो जाए। आइंदा के लिए कोई तरमीम होगी तो ठीक है, जो होगी गोया के आज जो मंतख दी जा रही है, जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है, उसके तहत तो आइंदा कौमी असम्बली को भी तहलील नहीं कर सकता उस वक्त का वज़ीर आज़म, और उसके खिलाफ भी जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन फिर उसके साथ नहीं हो सकते। तो फिर वो जो आज जो दलील है वो हमेशा के लिए उधर भी अप्लाई हो जाएगी। जी आप सही कह रहे हैं। देखिए नहीं, जो तहलील करने को तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो तो हक है, और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अदालतों ने इसको तस्लीम किया है। यानी ये मुकदमा हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, तो इस हक को तो तस्लीम किया गया है कि चीफ मिनिस्टर असेंबली को तोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अब ये मसला बन गया है वो ये है कि इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट, अब वो उसमें एक इबाम सा आ गया है। कहीं गवर्नर का इख्तियार है, कहीं गवर्नर कहता है जी कि चूँकि मैंने तहलील नहीं की तो मेरा इख्तियार नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भी सदर को ये इख्तियार हासिल है। अब KPK के गवर्नर कहते हैं कि जी मैं तारीख नहीं दे सकता, कुछ वजूहात हैं। तो ये जो इबाम है मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा फैसला देगा। अच्छा ये बताया कि सारा इबाम खत्म अब इसमें एक आइन की एक दो टोक राय है, इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। तो अगर एक पार्लियामेंट का इजलास जो है वो एक करारदाद पास कर देता है या काबीना कोई करारदाद पास कर देती है, तो क्या वह असरअंदाज होगी इस आइनी शेख पे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? मेरा ख्याल में जी बिल्कुल असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी है और आइन में जो लिखा है उसके मुताबिक करना है। जो करारदाद होगी या तो इस किस्म की कोई एक्शन हो कि आइन में तरमीम कर दी जाए, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत सेनेट में और कौमी असम्बली में चाहिए होती है, वो नहीं है किसी के पास। तो जो आम करारदाद होती है वो असरअंदाज नहीं हो सकती कानून पे, आइन पे या सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन ये जो सियासी हालात हैं इसमें बेहतर तो यही है कि जो तमाम पार्टियां हैं, और बिलखुसूस मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी है, इन सब को मिल के हल निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।